हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आप चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज के सेशन में मैं आपको एक थ्योरी की क्लास देने वाला हूँ जो आपके साइंस की क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा के स्रोत यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज के सेशन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कोई इश्यू है, कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी एप्लीकेशन फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए एप्लीकेशन को। देन फ़ोन नंबर से रजिस्टर करके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं कि हमने चंडीगढ़ पीआरटी से रिलेटेड कुछ कोर्सेज को लॉन्च कर रखा है, जहां पे हम एकदम बेस्ट तरीके से विद पीडीएफ चीज़ों को करवा रहे हैं और इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको विद प्रूफ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, हमने लगभग 1 मंथ से ये वाला कोर्स आपका स्टार्ट कर रखा है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको समझा देता हूं। हमने लगभग 1 मंथ से ये वाला जो कोर्स है इसको स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं आपको 6 सब्जेक्ट करवा रहा था। 6 सब्जेक्ट कौन कौन से? आपके सोशल साइंस हो गई, आपकी साइंस हो गई, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका जनरल अवेयरनेस। ये 6 सब्जेक्ट इस कोर्स के अंदर मैं आपको करवा रहा था, ठीक है। अब देखिए, आपकी जो एग्जाम की डेट है वो एक्सटेंड हो गई। अब हमारे पास समय है, तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे जो पढ़ना चाहते थे मुझसे सभी सब्जेक्ट को, आपके जो बाकी के सब्जेक्ट बच गए ना, उनके लिए भी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपके बाकी के बचे हुए 4 सब्जेक्ट कौन कौन से? आपके एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, आपका आईसीटी और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो ये जो 4 सब्जेक्ट आपके बचते हैं ना, ये भी मैं करवा रहा हूं। और जिस तरह से हम एसएसटी और साइंस को और इंग्लिश को एकदम बेस्ट वे में किया है ना, उसी तरीके से हम इन सब्जेक्ट को भी एकदम बेस्ट से बेस्ट तरीके से करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब समय है। हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, हम हर एक चीज को इनके अंदर करने वाले हैं। तो जिन्होंने इस वाले बैच को ले रखा है ना, इसके अंदर 120 प्लस स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस कोर्स को परचेज कर रखा है, और बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट भी अगर वो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो इस वाले कोर्स को परचेज कर लेंगे, जो आपके 4 सब्जेक्ट का है। एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, आईसीटी और टीचिंग एप्टीट्यूड। आपको एप्लीकेशन के अंदर ये वाला कोर्स और ये वाला थंबनेल आपको नजर आ जाएगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। और अब देखिए, कुछ न्यू स्टूडेंट होंगे जिनको कोर्स परचेज करना है, तो मैंने वहां पे एक कंप्लीट कोर्स का ऑप्शन भी डाल दिया है। यानी कि आपके बाकी का जो दोनों कोर्स हैं, ये वाला भी जो आपने 6 सब्जेक्ट किया था, प्लस में ये वाला भी, यानी 4, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने एक कंप्लीट कोर्स डाल दिया है। तो जो इस कंप्लीट कोर्स को लेना चाहते हैं, जो न्यू है, तो वो इस कोर्स को भी ले सकते हैं। ये भी आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट करवाएंगे। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं हम उसके अंदर सभी सब्जेक्ट को करवाने वाले हैं, और एकदम बेस्ट वे में विद पीडीएफ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सकें। तो अगर आपने कोर्स को परचेज नहीं किया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपके जाकर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। आज मैं आपके साथ जो टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ ना, वो है आपका ऊर्जा का स्रोत। आप ये मानिए, ये साइंस का मैं आपको डेमो के तौर पर दे रहा हूँ। ये लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो मैं आपके साथ पार्ट 2 शेयर कर रहा हूँ। बाकी के जो पार्ट्स हैं आपको एप्लीकेशन में कोर्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आप अच्छे से समझना, मैंने विद डायग्राम इन चीजों को समझाने की कोशिश की है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा और आप आराम से चीजों को समझना। यहां से आपको काफी चीजों के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया, आपको बनाना है ताप विद्युत। ताप विद्युत का मतलब क्या हो गया? यानी कि ताप, ताप यानी कि उष्मा।
या आप भाप भी बोल सकते हैं, या आप क्या बोल सकते हैं, ताप बोल सकते हैं। आप उष्मा, भाप या ताप से क्या बना रहे हैं, विद्युत बना रहे हैं, यानी बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। तो वो क्या विधि होती है, किस तरह से उत्पादन किया जाता है, हम इन चीजों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले एक कुकर लिया, ये क्या है, आपका कुकर है, आपको अच्छे से पता है। और कुकर के अंदर आपने लिया जल। ठीक है, आपने इसके अंदर क्या ले लिया, जल ले लिया। और जल लेने के बाद आपने क्या किया, इस कुकर के अंदर एक भाप नली लगा दी। ठीक है, भाप नली का मतलब जिसमें से भाप निकल जाए, आपने यहाँ पे एक भाप नली को सेट कर दिया। और ये आपने एक रोटर ले लिया, एक आप एक सा मानिए कि एक टेनिस की बॉल है, और उसको आपने 3 जगह से काट दिया। और इन तीनों जगहों पे जहां पे आपने काटा है ना, कुछ पंखुड़ियां लगा दी। ठीक है, और इसको आपने बोला रोटर, और ये रोटर की हो गई पंखुड़ियां। ठीक है, और उसके जस्ट आगे आपने डायनेमो सेट कर दिया, और फिर आपने लगा दिया बल्ब। अब देखते हैं प्रक्रिया कि किस तरह से आपकी जो विद्युत है ना वो उत्पन्न होती है। तो देखिए, आपने क्या किया, इसमें जल लिया। जल लेने के बाद आपने अपनी जो गैस है या स्टोव है उसको क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो जल है वो गर्म होना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे जल गर्म होगा क्या बनेगी, आपकी भाप बनेगी। क्या बनेगी, भाप बनेगी। बनेगी ना भाप, जैसे जैसे जल गर्म होगा क्या बनना स्टार्ट होगी, आपकी भाप बनना स्टार्ट होगी। और जैसे जैसे भाप बनने लगेगी, कुकर के अंदर क्या होगा, आपका प्रेशर जो दाब है वो इंक्रीज होने लगेगा। और जैसे जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, तो सीधा और सिंपल सा है, उसको बाहर निकलने की क्या चाहिए, जगह चाहिए। और आपने क्या लगा दी, यहां पे एक नली लगा दी। तो जो एक्स्ट्रा भाप है, जो दाब है, उसको प्रेशर जो है उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। तो जो भाप होगी ना वो क्या करेगी, इस नली के द्वारा, जिसको हमने बोला है भाप नली, इस नली के द्वारा इस तरह से होती हुई, और उस भाप को है ना रोटर के ऊपर डाला जाता है। ये आपका रोटर है, और रोटर में ये लगी हुई है पंखुड़ियां। तो इसके ऊपर जब डाला जाता है ना, तो इस भाप की ऊर्जा से जो आपकी पंखुड़ियां है ना, ये घूमना स्टार्ट कर देती हैं। इस तरह से ये घूमना स्टार्ट कर देंगी। और इसके जस्ट बाद हमने लगा दिया डायनेमो। अब आपको याद रखना है, जो डायनेमो है ना, इसका वर्क क्या होता है। तो जो डायनेमो है ना, ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है। किसमें बदल देता है, आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल जाता है। इसलिए हमने यहां पे लगा दिया डायनेमो। और डायनेमो क्या करेगा, यहां से जो भी एनर्जी आ रही ना उसको किस में बदल देगा, आपकी विद्युत ऊर्जा में। यानी कि यहां से आई आपकी यांत्रिक ऊर्जा, और इस यांत्रिक ऊर्जा को, जो ये उपकरण है, ये युक्ति है, एक इंस्ट्रूमेंट है डायनेमो, ये क्या करेगा, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देगा। और इसके जस्ट बाद हमने लगा दिया बल्ब, यानी कि हमने ये चेक करने के लिए कि आपकी विद्युत ऊर्जा बनी है या नहीं बनी है। तो जैसे ही आप इसको आगे लगाते हैं, ये बल्ब आपका जल जाएगा। तो अगर बल्ब जल गया, तो यानी कि आपकी जो यांत्रिक ऊर्जा थी किसमें बदल गई, आपकी विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल गई। तो ये आपकी कंप्लीट प्रक्रिया होती है, ताप, भाप या उष्मा के द्वारा विद्युत का उत्पादन किस तरह से किया जाता है। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। आपने कुकर लिया, उसके नीचे आपने स्टोव, यानी कि उसमें उष्मा दिया, आपने स्टोव जला दिया, अपनी गैस जला दी। और जैसे इसके अंदर जो जल होता है ना वो गर्म होना स्टार्ट होगा ना, तो क्या बनेगी, भाप बनेगी। भाप बनने से कुकर के अंदर क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, दाब क्रिएट होगा। और जैसे जैसे ये दाब इंक्रीज होता जाएगा, तो उस गैस को, उस दाब को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए। तो ऊपर आपने यहां पे लगा दी भाप नली। तो जो ये भाप है इस नली के द्वारा इस तरह से आएगी, और हमने इसको किसके ऊपर, रोटर के ऊपर, इस भाप को, इस ऊर्जा को डाला। और इस ऊर्जा की वजह से इस रोटर ने घूमना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे ये रोटर घूमेगा ना, तो जिसकी में जो यांत्रिक ऊर्जा है वो क्रिएट होकर किसके पास जाएगी, डायनेमो के पास जाएगी। और जो डायनेमो है, इसका काम क्या है, ये एक यंत्र है, ये युक्ति है, ये एक उपकरण है, जिसका काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देना, बदल देना, परिवर्तित कर देना। तो डायनेमो क्या कर देगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। आगे हमने लगा दिया बल्ब, तो बल्ब क्या होगा, आपका जल जाएगा। यानी कि यहां से प्रोसेस आपकी स्टार्ट हुई थी और यहां तक हम पहुंच चुके हैं। यानी कि ताप के द्वारा, भाप के द्वारा, उष्मा के द्वारा आपने विद्युत का उत्पादन कर दिया। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस थी। अब हम इसकी डिटेल देखते हैं एक बार, ठीक है। तो देखिए, विद्युत उत्पादन करने के लिए यह क्या है, हमारा टरबाइन है। इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि कंप्लीट आप सेटअप को देखते हैं ना, तो ये एक क्या है, एक तरह से आपका टरबाइन है, ठीक है। आगे देखिए, सरलतम टरबाइनों का जो गतिशील भाग होता है ना, क्या कहलाता है, रोटर ब्लेड संयोजन कहलाता है। रोटर ब्लेड संयोजन, यानी कि ये आपका रोटर बताया मैंने, इसमें ब्लेड लगा दिया, और संयोजन का मतलब होता है मिलाना। यानी कि रोटर को और ब्लेडों को आपने एक साथ संयुक्त करके लगा दिया, रोटर ब्लेड का संयोजन कर दिया, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद बोला जाता है कि गतिशील तरल,
ब्लेडों या पंखुड़ियों पर उन्हें घुमाने के लिए क्रिया करता है और रोटर को ऊर्जा प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? ऊर्जा, रोटर को। ये रोटर है आपका, ये जो भाप है यहां से आई जो, ये भाप क्या करेगी? इस रोटर को ऊर्जा प्रदान करेगी और ऊर्जा प्रदान होने की वजह से ये घूमना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल रूप से हमें रोटर की पंखुड़ियों को एक गति देनी होती है। भी हमने गति दी ना उष्मा के माध्यम से, ताकि वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए जो डायनेमो है ना, उसके शेफ्ट को घुमा सके। यानी कि आप समझ गए होंगे डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तापीय विद्युत संयंत्र की। ये तो आपने देख लिया कि किस तरह से ताप के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता है। तो अब हम तापीय विद्युत संयंत्र के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। यही तो हमने किया था अभी ताप विद्युत संयंत्र के अंदर। क्या किया था? हमने जल को ही तो उबाला था ना, और जब हमने जल को उबाला तो इससे भाप क्रिएट हुई, और भाप को बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि दाब बढ़ेगा कुकर के अंदर, इंक्रीज होगा, और बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? आपकी जगह चाहिए, जो हमने भाप नली के द्वारा इसको जगह दी थी। तो वही चीज आपको यहाँ पे डिटेल में बताई गई है कि विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन। अब देखिए, जीवाश्मी ईंधन में क्या क्या जा सकते हैं? आपका कोयला आ गया, आपका पेट्रोल आ गया, आपका डीजल आ गया, यानी कि ये सारी की सारी चीजें, इसके अलावा और भी हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें किस में आएंगी? आपकी जीवाश्मी ईंधनों से आएंगी, यानी कि जो जीवों से बनी है, लंबे समय तक नीचे दबने के कारण बनी है, क्या कहलाती हैं? आपके जीवाश्मी ईंधन कहलाती हैं। तो प्रतिदिन जो विद्युत संयंत्र होते हैं ना, उनमें एक विशाल मात्रा में जीवाश्मी ईंधन का हम दहन करते हैं। उससे क्या होता है? हम जल को उबालकर भाप बनाई जाती है, जो भाप क्या करेगी? टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। तो समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में जो विद्युत का संचरण है ना, वो अधिक दक्ष होता है। यानी कि आसानी से भी किया जा सकता है, आसान भी है, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो समान दूरियों तक कोयले तथा पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत संचरण अधिक दक्ष होता है। यही कारण है कि तापीय विद्युत संयंत्र कोयले तथा तेल क्षेत्रों के निकट लगाए जाते हैं। याद रखिएगा भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी चीजें आपके तापीय विद्युत संयंत्र के निकट लगाई जाती हैं? कोयले तथा तेल के संयंत्र, या जो तेल के क्षेत्र होते हैं, किसके पास होते हैं? आपके तापीय विद्युत संयंत्रों के पास होते हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह है कि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है। इसके द्वारा? डायनेमो के द्वारा। डायनेमो क्या करता है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? आपकी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है एकदम बेसिक से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जल विद्युत संयंत्र की। तो चलिए हम जल विद्युत संयंत्र के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, मैं आपको डायग्राम के साथ ही समझाऊंगा। आपने क्या किया? एक नदी बह रही थी, इस तरह से आप ये मानिए एक नदी जा रही थी, और आपने क्या किया? इस नदी को बीच में रोक दिया, यहाँ पे एक डैम बना दिया आपने। इस डैम को क्रिएट कर दिया यहाँ पे आपने, ठीक है। ये डैम है, ये डैम का ऊपरी किनारा है, तो आपने यहाँ पे डैम बना दिया, और यहाँ से नदी आ रही थी, आपको अच्छे से पता है। तो नदी ने क्या किया? जब डैम आपने बना दिया, तो जो नदी का जल है ना, वो क्या होगा? भाई भरना स्टार्ट होगा यहाँ से, इस तरह से। तो यहाँ पे डैम बना दिया आपने, तो इस तरह से पानी फुल हो जाएगा। यहाँ तक पानी आ गया, और ये डैम की आपकी ऊंचाई है, यहाँ तक आ गया पानी। और आपने क्या किया? जलाशय लिख दिया ना, जलाशय। यानी कि जलाशय का मतलब ये हो गया जहां पे आपका पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। क्या बन गया? एक जलाशय बन गया यहाँ पे, ठीक है, बन गया। अब आपने क्या किया कि डैम के निचले वाला जो आधार होता है, जो तल होता है, ये वाला तल, यानी कि नीचे की साइड एकदम, वहां पे आपने क्या किया? कुछ दरवाजे टाइप लगा दिए, जल कपाट लगा दिए। जल कपाट का मतलब होता है जल को निकलने के लिए जो दरवाजे लगाए जाते हैं ना, आपने उस तरह से कोई जगह बना दी, दरवाजे टाइप बना दिए, जल कपाट बना दिए, ठीक है। और क्या किया आपने? इसके बाद आपने यहां पे एक पावर हाउस लगा दिया, जनित्र, जिसे हम जनरेटर भी बोल देते हैं। तो ये भी क्या है? ये भी आपकी यांत्रिक जो ऊर्जा होती है ना, यांत्रिक ऊर्जा, उसको आपकी विद्युत ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता है। किसमें? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ही कन्वर्ट करता है आपका विद्युत जनरेटर, विद्युत जनरेटर, या आप जनरेटर भी बोल सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, डायनेमो और जनरेटर दोनों का काम क्या है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करना।
इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक जनरेटर लगा दिया, पावर हाउस लगा दिया, और इसके जस्ट नीचे क्या लगा दिया आपने, एक टरबाइन लगा दी। क्या लगा दी, टरबाइन, इस तरह से। और ये पावर लाइन हो गई, यानी कि यहाँ पे आपकी क्या बनेगी, विद्युत बनेगी। विद्युत बनने के बाद ये पावर लाइनों के द्वारा क्या कर दी जाएगी, यहाँ से ट्रांसफर कर दी जाएगी। और यहाँ पे टरबाइन लगाने के बाद यहाँ से आपने एक रास्ता और निकाल दिया कि जो पानी है ना, टरबाइन को घुमाने के बाद पानी क्या करेगा, यहाँ से निकलते हुए वापस से नदी में मिल जाएगा। क्योंकि भाई सीधा और सिंपल से यहाँ पे आपने बांध बना दिया, तो बांध बनाने के बाद जो नदी है वो तो आपकी चल रही है ना, क्योंकि यहाँ पे जलाशय है। यहाँ से जो पानी निकालोगे आप तो वापस किस में मिलेगा, नदी में मिलेगा ना। बस ये फर्क हो गया, उसका जो भाव था ना वो कम हो गया। यहाँ से नदी तूफानी यानी तेज उसमें आ रही थी, आपने बांध बना दिया तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये पानी ऐसे आपने यूज कर लिया और फिर से किस में चला गया, नदी में चला गया। यानी कि यहाँ से आपकी नदी फिर से स्टार्ट हो गई, है ना। आप कंप्लीटली जो प्रोसेस है उसको आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ से जल को छोड़ा। जब आप जल को अचानक से छोड़ेंगे, उसकी स्पीड अच्छी होगी, उसका भाव अच्छा होगा, वो तेज गति से आएगा। तो जब वो तेज गति से जल आया इस तरह से, तो आते हुए इस टरबाइन के ऊपर गिरा। यहाँ पे क्या बताई मैंने, टरबाइन बताई है। तो इस टरबाइन के ऊपर गिरा, तो इस टरबाइन क्या हुई, उस ऊर्जा की वजह से, उस बहते जल की ऊर्जा की वजह से घूमना स्टार्ट कर देगी। और इस तरह से तेज तेजी से घूमेगी। और जैसे जैसे घूमेगी ना, क्या पैदा करेगी, आपकी यांत्रिक ऊर्जा पैदा करेगी। और ये यांत्रिक ऊर्जा किसके पास जाएगी, आपकी जनरेटर के पास जाएगी। और ये क्या कर देगा, उस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर परिवर्तित कर देगा। और यहीं पे क्या लगा है, आपका पावर हाउस लगाया है। पावर हाउस का मतलब हो गया जो आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो विद्युत ऊर्जा है उसको एब्जॉर्ब करता है, अपने पास रख लेता है, उसका संचयन करता है। तो यहाँ पे पावर हाउस लगा है, और पावर हाउस के थ्रू यहाँ पे लगा दिया आपकी पावर लाइन, यानी कि वायर या लाइन आप तार भी बोल सकते हैं। तो जिससे आपकी जो ऊर्जा है यहाँ पे बनी, और बनने के बाद इन तारों के द्वारा, इस लाइन के द्वारा यहाँ से ट्रांसफर कर दी गई। तो ये होता है आपका कंप्लीटली प्रोसेस। और उसके बाद फिर से जो नदी है उसके अंदर आपका पानी फिर से जाना स्टार्ट कर देता है। ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस हो गई। अब हम इसके बारे में डिटेल से थोड़ी सी थ्योरी में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, जल विद्युत संयंत्र तो ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए, बहते हुए जल में अगर आपसे पूछा जाए ना, तो क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा। बहते हुए जल में क्या होगी, आपकी गतिज ऊर्जा होगी। लेकिन किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए इसका मतलब क्या है भाई, आपने यहां पे क्या था, नदी आ रही थी, तो आपने यहां से जल छोड़ा, तो ये तो बहने लगा ना। तो ये बहता हुआ जल है ना, इसकी गतिज ऊर्जा है जो टरबाइन के ऊपर गिरेगी, ठीक है। लेकिन ये आपका जलाशय था, और जब जलाशय में इस तरह से ऊपर पानी भरा हुआ है, तो जो ठहरा हुआ पानी है ना, तो ठहरे हुए पानी में क्या होती है, आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। यानी कि वो गति नहीं कर रही, वो स्थित है, वो स्टैटिक है, वहां पे रुकी हुई है। तो जो आपका जलाशय है ना, जलाशय के अंदर जाने पानी भरा हुआ है, उसमें आपकी स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन नदी के अंदर जब पानी बहकर आता रहता है ना, बहता रहता है, तब उसमें होती है आपकी गतिज ऊर्जा। ये दोनों डिफरेंस है, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जल विद्युत संयंत्रों में गिरते जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। आ गया ना आपका भाई, सीधा और सिंपल सा है। जलाशय आपका फुल भरा हुआ है, उसमें जल है। जब आप इस जल को गिराएंगे तो इस जल में कौन सी ऊर्जा थी, ये रुका हुआ जल था ना, तो रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा थी, आपकी स्थितिज ऊर्जा थी। और जो स्थितिज ऊर्जा है, इसको किस में बदला जाता है, आपके विद्युत में रूपांतरित किया जाता है। याद रखिएगा आप, ठीक है। क्योंकि ऐसे जल प्रपातों की संख्या है ना बहुत कम है, जिनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जा सके। इसलिए अतः जल विद्युत संयंत्रों को बांधों से संबंध किया गया है। अब इस लाइन का मतलब क्या हो गया भाई, जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब क्या होता है, आपके झरने टाइप, ठीक है। यानी कि पहाड़ में ऊंचाई से ये गिर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे गिर रहे हैं, तो आप यहीं पे क्या लगा दोगे, अपना जनरेटर वगैरह, जो टरबाइन वगैरह यहीं पे लगा दोगे आप। तो आपको अलग से बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, जो जलप्रपात है ना, उनकी कमी है। तो उनकी कमी है, इसलिए हमें क्या बनाना पड़ता है, आपके बांध बनाने पड़ते हैं। और बांध बना के पानी को रोका जाता है, तब ये सारी प्रोसेस की जाती है। तो इसलिए जो जलप्रपात है उनकी संख्या कम होने की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा बांधों का निर्माण करते हैं, और उसके द्वारा भी हम क्या करते हैं, विद्युत का उत्पादन करते हैं। आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हमारी ऊर्जा की मांग के चौथाई भाग की पूर्ति जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि कितने जल विद्युत संयंत्रों द्वारा
कितनी मांग हमारी पूर्ति की जाती है? चौथाई भाग की पूर्ति होती है, 1/4 यानी कि 1/4। जितनी ऊर्जा का हम यूज करते हैं उसमें से जो 1/4 ऊर्जा है वो आपके जल विद्युत संयंत्रों के द्वारा उत्पन्न की जाती है, यानी कि जलीय ऊर्जा है वो, याद रखिएगा आप। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशयों या कृत्रिम झीलों में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, आप समझ गए होंगे। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप इसमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। ये मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं कि भरे जल का तल ऊंचा होने का मतलब क्या हो गया भाई, ऐसे ही हुआ ना, जैसे जैसे यहाँ पे पानी जमा होना स्टार्ट हुआ, रुकना स्टार्ट हुआ, इसका जो तल है वो इंक्रीज होने लगा, भरने लगा और लास्ट में यहां तक पहुंच गया, इतनी ऊंचाई तक पानी इकट्ठा हो गया। तो यही लाइन यहाँ पे बताई गई है कि भरे जल का जो तल है वो ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा बांध के आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन के ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। जो प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीटली बताई ना, वही प्रोसेस आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इजीली समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूंकि हर बार जब भी वर्षा होती है तो जलाशय पुनः जल से भर जाते हैं, इसलिए जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, याद रखना है कि जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है आपका। कैसा स्रोत है? एक नवीकरणीय स्रोत है, याद रखिएगा। अतः हमें जीवाश्मी ईंधन की भांति जो किसी न किसी दिन अवश्य समाप्त हो जाएंगे की बजाय जल विद्युत स्रोतों के समाप्त होने की कोई चिंता नहीं होती है। यानी कि हमें इनकी तो चिंता है, जो जीवाश्मी ईंधन है ना, आपके कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसेज हो गई, तो इनकी तो हमें चिंता है क्योंकि एक दिन ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जो आपके जल विद्युत स्रोत हैं इनकी हमें चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वर्षा होगी तो आपके जलाशय फिर से भर जाएंगे, फिर से हम क्या कर पाएंगे? आपका विद्युत का उत्पादन कर पाएंगे, बिजली का उत्पादन कर पाएंगे। तो इनकी हमें चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, याद रखिएगा। परंतु बड़े बड़े बांधों के निर्माण के साथ भी कुछ समस्याएं जुड़ी हैं। बांधों का केवल कुछ सीमित क्षेत्रों में ही निर्माण किया जा सकता है तथा इनके लिए पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र अच्छे माने जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बांधों के निर्माण से बहुत सी कृषि योग्य भूमि तथा मानव आवास डूबने के कारण नष्ट हो जाते हैं। भाई सीधा और सिंपल सा है, यहाँ पे बांध बना हुआ है तो जैसे आप बांध बनाएंगे तो यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, तो यहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि थी या जो यहाँ पे जो मानव रहते थे, जो गांव बसे हुए थे, उन्हें भी यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो जीव जंतु हैं सब क्या हो जाएंगे? आपके प्राकृतिक रूप से नष्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली पानी भर गया है ना। तो जो लोग रहते थे उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। कृषि योग्य जो भूमि थी वो अधिक सिंचाई यानी कि कंप्लीटली डूब ही गई, तो वो वैसे खराब हो जाएगी। ठीक है, तो बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। जो पेड़ पौधे वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं वे अवायवीय परिस्थितियों में, अवायवीय परिस्थितियों का मतलब होता है कि वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। क्या नहीं है? वहां पे आपकी ऑक्सीजन नहीं है, वायु नहीं है, तो वे अवायवीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये कि जब भी पेड़ पौधे वनस्पति जब जल में डूब जाते हैं तो किन परिस्थितियों में वो मेथेन गैस का उत्पादन करते हैं? अवायवीय परिस्थितियों के अंदर। यानी कि आपसे यह पूछा जाएगा कि मेथेन गैस का जो उत्पादन होता है पेड़ पौधों के द्वारा या वनस्पति के द्वारा, वो कैसे होता है या किसकी उपस्थिति में होता है? वायु की उपस्थिति में होता है या वायु की उपस्थिति में नहीं होता है? किसकी उपस्थिति में होता है? आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आप क्या बताएंगे? अवायवीय परिस्थितियों में, यानी कि आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे वायु की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होता है? एक मेथेन गैस उत्पन्न होती है। और मेथेन गैस के बारे में बताया गया है कि ये क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? एक ग्रीन हाउस गैस है जो क्या करेगी? आपके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। आपने ग्रीन हाउस गैस उसके बारे में पढ़ा होगा, जैसे आपकी CO2 हो गई, आपकी मेथेन हो गई, ठीक है, आपका जलवाष्प है, ये भी आपका आ जाता है, ठीक है, CFC आ गया आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें किसमें आएंगी? आपके ग्रीन हाउस गैस के अंदर आएंगी, जिसे हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो क्या करता है? आपका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। कहां पे? आपके वातावरण के अंदर। तो ये तो बाद की बातें हैं, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बांधों के निर्माण से विस्थापित लोगों के संतोषजनक पुनर्वास व क्षतिपूर्ति की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। भाई सीधा और सिंपल सा है, जब वहां से लोग विस्थापित हो गए तो वो कहाँ पे जाके बसेंगे? तो ये भी तो क्या है, हमारी एक समस्या है ना, क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती, तो ये भी क्या है, एक आपकी समस्या है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी पर टिहरी बांध के निर्माण तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण की परियोजनाओं का विरोध इसी प्रकार की समस्याओं का कारण है। यानी कि आपको याद रखना है, सरदार सरोवर बांध कहां पे है, आपका गुजरात के अंदर पड़ता है, और किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे है। टिहरी बांध कहां पे है, आपका गंगा नदी पर है। कहां पे, आपके गंगा नदी के ऊपर कौन सा है, आपका टिहरी बांध है, उत्तराखंड में। कहां पे, उत्तराखंड के अंदर, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार, या आप बोल सकते हैं जैव मात्रा या बायोमास का निर्माण कैसे होता है, हम इन चीजों के बारे में देखेंगे। भाई देखिए, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत तो हैं, जैसे आपके पास कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, तो हमें इनका अच्छे से यूज कर सकें, इसलिए हमें एक टेक्नोलॉजी की भी तो जरूरत है ना। तो हम क्या टेक्नोलॉजी अपनाएं ताकि पर्यावरण को नुकसान ना हो और अच्छे तरीके से हम इन चीजों का यूज भी कर सकें, तो हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्राचीन काल से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। और देखिए, ये जो इस चैप्टर है ना, इस चैप्टर की पहली लाइन भी यही थी, लकड़ी के बारे में। तो आपको याद रखना है, प्राचीन काल से लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। यदि हम यह सुनिश्चित कर लें कि पर्याप्त वृक्ष लगाए जाते रहेंगे तो जलाने की लकड़ी की निरंतर आपूर्ति संभव हो सकती है। ईंधन के रूप में उपलों के दहन से आप भली भांति परिचित हैं। उपले कहाँ पे बनाए जाते हैं, आपके गांव में बनाते हैं ना, आज भी बनाते हैं हम। तो भाई जो गाय है, भैंस है, ठीक है, इनका जो मल होता है उससे हम क्या बनाते हैं, उपले बनाते हैं। ऐसा ही करते हैं ना। तो भारत में पशुधन की विशाल संख्या भी हमें ईंधन के स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त कर सकती है। भाई सीधा और सिंपल सा, ये उपले किससे बनेंगे, आपके गाय और भैंस के गोबर से बनते हैं ना, उनके मल से बनते हैं ना। तो गाय और भैंस तो रहेंगी, तो ये रहेंगी, तो हमारा जो ईंधन है, क्योंकि ईंधन किसको बोला है हमने, उपलों को बोला है, तो हमारा ईंधन भी क्या रहेगा, बनता रहेगा। तो इसलिए एक स्थायी स्रोत हो गया। स्थायी स्रोत की उपलब्धता के बारे में आश्वस्त करती हैं आपकी ये चीजें। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये ईंधन पादप एवं जंतु उत्पाद है। भाई सीधा और सिंपल सा है, आपका गोबर किससे मिलता है, जंतुओं से मिलता है ना। आपका कोयला, पेट्रोलियम, डीजल किससे बनता है, आपको ईंधन जो पादप से मिलता है। जो आपके पुराने जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, वो जल गए, यानी कि खत्म हो गए, धरती में नीचे जम गए, वो जाने के बाद क्या बन गया, वो कोयले के अंदर कन्वर्ट हो गए काफी सालों के बाद, करोड़ों सालों के बाद। ठीक है, तो आता है ईंधनों के स्रोत को हम जैव मात्रा कहते हैं। जैव मात्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि जीवों के द्वारा, जैव मात्रा जिसके अंदर क्या हो, जीवन हो, तो इसलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, जैव मात्रा भी बोलते हैं। परंतु ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते, क्या नहीं करते, अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते, तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं भी निकलता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। प्रौद्योगिकी मतलब हो गया आपकी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो सहारा है वो जरूरी है। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई, याद रखिएगा। जब हम लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में, यानी कि ज्यादा वायु नहीं दे रहे हैं आप, जो ऑक्सीजन है वो एक सीमित मात्रा में दे रहे हैं, तो जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं, आपूर्ति का मतलब हो गया प्रेजेंस में, यानी कि आप सीमित ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हैं। भाई जलाने के लिए क्या चाहिए, आपको ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए ना। तो वही चीज यहाँ पे आपको अलग लैंग्वेज में लिखी गई है कि जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाते हैं तथा अवशेष के रूप में क्या बनता है, आपका चारकोल रह जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चारकोल बिना ज्वाला के जलता है और इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। जो चारकोल होता है ना, उससे धुआं बहुत ही कम निकलता है तथा इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की जो दक्षता है ना, वो भी क्या है, अधिक है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है जो लकड़ी है ना, लकड़ी से भी अच्छा क्या है, आपका चारकोल है। जबकि चारकोल बना किससे है, लकड़ी से ही बना है, लेकिन लकड़ी से क्या है, ये अच्छा है चारकोल। याद रखिएगा। इसी प्रकार गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट, सब्जियों के अपशिष्ट जैसे विविध पादप तथा वाहित मल
जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये याद रखिएगा, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर अपघटित होते हैं तो बायोगैस यानी कि जैव गैस निकलती है। यहां से आपकी लाइन है मोस्ट इंपोर्टेंट ये, कि इसी प्रकार जब हम गोबर को फसलों के कटने के पश्चात बचे अवशिष्ट को, सब्जियों के अपशिष्ट को, ये जैसे जो विविध पादप है ना, जैसे फसलों के बाद क्या बने आपके विविध पादप ही तो हैं, ये सब्जी के जो अपशिष्ट है क्या है, विविध पादप है। तो विविध पादप तथा वाहित मल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो बायोगैस या जैव गैस निकलती है, क्योंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला आरंभिक पदार्थ क्या है, मुख्य पदार्थ गोबर है। इसलिए इस गैस का जो प्रचलित नाम है वो गोबर गैस भी है, यानी कि आप जैव गैस भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, गोबर गैस बोल सकते हैं। और गोबर गैस क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाला जो पहला पदार्थ है वो क्या है, आपका आरंभिक जो पदार्थ है वो क्या है, आपका गोबर है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, गोबर गैस पड़ा। और आप इसको क्या बोल सकते हैं, बायोगैस या फिर जैव गैस भी बोल सकते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे हम बात करेंगे जो आपकी बायोगैस या जो जैव गैस बनाई जाती है ना, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से बनती है, हम एक एक चीज को डिटेल से देखेंगे। आप सबसे पहले यहां पे आइए कि जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका कंप्लीट संयंत्र है एक ये। अब इसके बारे में बात करेंगे, हम एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। देखिए आप, इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या है ये, गुंबद जैसी संरचना ही तो है ना। अब आप इसमें क्या किया, ये है आपका करदम। करदम जो होता है ना, करदम जो होता है, आप इसमें आपका गोबर प्लस में जल, इन दोनों का मिश्रण होता है। यानी कि गोबर के अंदर आपने जल बना दिया और जल को अच्छी तरीके से मिला दिया इस गोबर के अंदर, तो जो आपका मिश्रण बनेगा ना वो आपका करदम कहलाता है। और इस मिश्रण को आपने क्या किया कि इस डाइजेस्टर के अंदर डाल दिया। ये क्या है, ये आपका डाइजेस्टर है, ये जो एरिया है ना ये आपका डाइजेस्टर है, नीचे एक टंकी टाइप है, इसके अंदर आपने क्या किया, इस करदम को, गोबर को डाल दिया। कुछ मिट्टी भी है इसके अंदर, तो इन सारी चीजों को आपने इसमें डाल दिया डाइजेस्टर के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हम। जैव गैस बनाने के लिए मिश्रण टंकी में गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल मिलाते हैं, जिसे हम करदम या स्लैरी कहते हैं। क्या कहते हैं, करदम या फिर स्लैरी कहते हैं, बनाया जाता है। जहां से इसे डाइजेस्टर में, जिसे हम बोलते हैं संपाचित्र जिसे डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। तो जो डाइजेस्टर है ना वो चारों ओर से बंद एक कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। देखिए आप याद रखिएगा, जो जैव मात्रा बनाई जाती है ना आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है। और ये चीज मैं आपको बार बार इसलिए ही बता रहा हूं, ऐसी ही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए आप, तो जैव गैस या बायोगैस है किसकी अनुपस्थिति में, आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बन रही है। यहाँ पे आपने लकड़ी से चारकोल बनाया था, तो यहाँ पे भी क्या था, आपकी सीमित मात्रा में ऑक्सीजन यूज हो रही थी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन यही होती है आपकी, जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो इन चीजों को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन पे फोकस करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे चलिए। अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, आवश्यकता नहीं होती। अवायवीय हो गए ना, अवायु का मतलब जहां पे वायु ना हो। तो अवायवीय सूक्ष्म जीव यानी कि वो जीव जिन्हें वायु की आवश्यकता नहीं है जीवित रहने के लिए। तो अवायवीय सूक्ष्म जीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, गोबर की स्लैरी के जटिल यौगिकों का अपघटन कर देते हैं। यानी कि उन्हें सला देते हैं, गला देते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, और उसको क्या कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। तो अपघटन प्रक्रम पूरा होने तथा इसके फलस्वरूप मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। जैव गैस को संपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में संचित किया जाता है। जैव गैस को गैस टंकी के उपयोग के लिए पाइपों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अब आप कंप्लीटली समझ गए होंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप यहां पे क्या किया आपने, करदम जो है आपने इसमें मिला दिया, और यहां पे कुछ सूक्ष्म जीव हैं जो क्या करेंगे, ये जो गोबर वगैरह है इनके अंदर जो भी पदार्थ है उनको क्या करेंगे, गलाएंगे, सड़ाएंगे, उनका अपघटन करेंगे। ठीक है, उनको अपघटित करेंगे। तो जैसे जैसे ये प्रक्रिया होगी ना तो आपकी जैव गैस बनना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसको बनने में कुछ समय लगेगा, ये भी याद रखिएगा। और इस जो गैस टंकी ना, ये टंकी है गैस की आपकी, इस गैस टंकी के अंदर क्या लगा होता है, पाइप लगा होता है। इस पाइप के द्वारा जो आपकी गैस है, जैव गैस, वो बाहर निकाल ली जाती है। ठीक है, और आप ये याद हो रखना, जो गैस टंकी है यहां से जब जैव गैस निकल जाती है तो बाद में जो अपशिष्ट बनता है ना वो आपका उर्वरक यानी कि खाद के रूप में काम भी आता है।
किसके रूप में? खाद के रूप में। वो जैव गैस बनने के बाद जो आपका नीचे अपशिष्ट बच जाता है ना, तो जो बचा हुआ अपशिष्ट है वो बहुत ही अच्छा खाद होता है, उर्वरक होता है, तो वो खाद या उर्वरक के रूप में प्रयोग भी किया जाता है। तो ये सारे की सारी चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात की जा रही है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है, यानी कि अच्छा ईंधन है, क्योंकि इसमें 75% तक क्या होती है? आपकी मैथेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? 75% मैथेन गैस होती है। किसमें? आपकी जैव गैस के अंदर। यह धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है, यानी कि इसमें धुआं नहीं निकलता, बिना धुआं के जलती है आपकी मैथेन गैस। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। हमने बात की थी लकड़ी को जलाएंगे, लास्ट में राख बचेगी। अगर आप सीमित मात्रा में जला रहे हैं तो लास्ट में चारकोल बचेगा। तो लकड़ी में, चारकोल में तथा कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट नहीं बचता है, यानी कि इन सब में क्या बचती है? जलने पर लास्ट में आपकी राख बचती है। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। किसकी? जैव गैस की। इसकी तापन क्षमता उच्च होती है। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। जैव गैस संयंत्र में बची स्लैरी को समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते हैं। इस स्लैरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है कि जो जैव गैस संयंत्र है उसमें जो शेष स्लैरी बच जाती है लास्ट के अंदर, तो उसके अंदर कौन से आपके पदार्थ होते हैं? आपके नाइट्रोजन मिलेगी और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस आपकी किसमें? प्रचुर मात्रा के अंदर होते हैं। किसके अंदर? आपकी जैव गैस के अंदर। जो लास्ट में स्लैरी बचती है उस स्लैरी के अंदर, याद रखिएगा आप, ठीक है। जैव गैस को बाहर निकालने के बाद जो लास्ट में स्लैरी बच जाती है, आपका नीचे अपशिष्ट बन जाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस आपकी प्रचुर मात्रा के अंदर होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अतः यह एक उत्तम खाद के रूप में काम आती है। मैं ये चीज पहले बता चुका हूं कि जो स्लैरी होती है वो किसके रूप में, जो लास्ट में अपशिष्ट बचता है वो किसमें यूज होता है? आपकी खाद के रूप में, या आप बोल सकते हैं उर्वरक के रूप में यूज होता है, ठीक है। इस प्रकार जैव अपशिष्टों व वाहित मल के उपयोग द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। इससे हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है, उत्तम खाद मिलती है और साथ ही अपशिष्ट पदार्थों के निपटाने का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है। जब हमने जैव गैस बनानी स्टार्ट की थी तो हमने क्या डाला था? आपके गोबर डाला था। जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो किचन के, जो रसोई घर में आप अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो डाले आपने, सब्जियों के छिलके डाले आपने, यानी कि जो अपशिष्ट जो आप बाहर फेंकते हो ना, आपने उन चीज़ों का यहाँ पे यूज कर लिया। तो इसलिए बोला गया है कि जब हम जैव गैस बनाते हैं ना तो आपके कई उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। एक तो आपको घर पे ही क्या मिल गया? सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिल गया ऊर्जा का, आपको उत्तम खाद मिल गई जो लास्ट में आपकी बची थी, और साथ में जो अपशिष्ट पदार्थ है ना जिन्हें आप बाहर फेंकने वाले थे, उनको, उनके निपटारे का आपको एक सुरक्षित उपाय भी मिल गया जो आपका यूजफुल भी है, आपको हेल्प करता है और बहुत अच्छे से हेल्प करता है, ठीक है। तो जैव मात्रा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। जैव मात्रा क्या है? ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बात करेंगे हम पवन के बारे में। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये पवन चक्की का डायग्राम है। जो जहां पे जिस एरिया के अंदर अच्छी हवाएं चलती है ना, जैसे समुद्र वाले जो एरिया हो गए, ठीक है, जैसे गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा पवन चक्कियां मिलेंगी, याद रखिएगा आप। तो ये पवन चक्की का डायग्राम है। आप देख सकते हैं इस तरह से आधार में एक गोले का वो बनाया गया होता है, ऊपर आपकी पंखुड़ियां लगी होती हैं जो हवा चलने पर क्या करती हैं? आपको घूमना स्टार्ट कर देती हैं। तो हम पढ़ेंगे पवन चक्की के बारे में, यानी कि पवन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों यानी कि भूमि तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण, यानी कि गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है जो आपकी पवन जो होती है ना, वो आपकी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है, ठीक है, आपको ये चीज पता है। और जब जहां पे उष्मा पड़ती है ना, जब सूर्य की विकिरण पड़ती है ना, तो वहां पे आपका जो दाब है ना वो उत्पन्न होने लग जाता है, ठीक है। तो आपकी जो हवा है, हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बात का कंसेप्ट है, इनको हम फिर कभी देखेंगे। हम टॉपिक पे चलते हैं फिलहाल। तो सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण, यानी कि असमान रूप से गर्म होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है तथा पवनों का प्रभाव होता है, याद रखिएगा। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने में किया जाता है। भाई हम करते हैं तो आप अपने घर का देसी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जब वायु चलती है तो हम बोलते हैं ना, हमारी मम्मी क्या कर रही है? गेहूं को बरसा रही है।
आप हमेशा चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए। जब आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे ना चीज़ों को, एकदम बेसिक से समझेंगे ना, तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी अपने आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता रहा है। उदाहरण के लिए किसी पवन चक्की द्वारा प्रचालित जल पंप, यानी कि जिससे जल चढ़ाया जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है। आप टंकी, आपकी छत के ऊपर टंकी रखी हुई है, तो आप जल पंप के द्वारा पानी ऊपर तक पहुंचाएंगे ना। तो जल पंप, पानी को ऊपर उठाने वाले पंप, जिसे बोलते हैं जल पंप। क्या बोलते हैं जल पंप को? पानी को ऊपर उठाने वाले पंप। पवन चक्कियों की पंखुड़ियों की घूर्णन गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए भी किया जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा रहा है। पवन चक्की की संरचना वस्तुतः किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। यही तो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि आपको उच्च आधार के साथ आपका किसी दृढ़ समतल के ऊपर खड़ा कर दिया आपने, और ऊपर क्या लगा दिए आपने? 3 पंखे लगा दिए। तो जब हवा चलेगी तो ये घूमेंगे। ठीक है, और इस तरह से काफी जो पवन चक्कियां हैं ना, वो एक साथ लगा दी जाती हैं, एक साथ जोड़ दी जाती हैं। क्योंकि एक पवन चक्की से थोड़ी ना आपकी विद्युत बन जाएगी, तो जितनी भी होती है ना उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो उन सभी से जो ऊर्जा मिलती है ना, वो कहलाती है आपकी पवन ऊर्जा। ठीक है, और इस पवन ऊर्जा को फिर किस में बदल देते हैं? हम विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देते हैं। तो वो चीज हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आगे, पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइनों को घुमाने के लिए किया जाता है। भाई वही टरबाइन आ गया आपका फिर से। ठीक है, और वहीं आपने विद्युत जनित्र का यूज किया, जो यांत्रिक ऊर्जा को किस में यूज करेगा? आपका विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देगा। ठीक है, किसी एकल पवन चक्की का निर्गत अर्थात उत्पन्न विद्युत बहुत कम होता है, जिसका व्यापारिक उपयोग भी संभव नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी जो पवन चक्कियां हैं उनको एक साथ जोड़ के लगा देते हैं, इस तरह से। ठीक है, एक साथ जोड़ देते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं। अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियां लगाई जाती हैं तथा इस क्षेत्र को पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी ऊर्जा फार्म की सभी पवन चक्कियों को परस्पर युग्मित किया जाता है। युग्मित का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मैंने आपको जोड़ के बताई ना कि जो एक पवन चक्की है उससे आप अधिक ऊर्जा नहीं ले पाओगे, तो आप जो काफी जो पवन चक्कियां होती है ना, उनको एक साथ जोड़ देते हो आप। तो उन सभी से आपस में जो ऊर्जा बनती है वो टोटल मिलके क्या कहलाएगी? आपकी पवन ऊर्जा कहलाएगी। तो जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है आपकी नेट ऊर्जा। यही चीज मैंने आपको यहाँ पे देसी लैंग्वेज के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर समझा दी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी एवं दक्ष स्रोत है। इनकी पर्यावरण के हितैषी का मतलब हो गया पर्यावरण के हित में है, यानी कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, और दक्ष भी है, यानी कि अच्छा स्रोत है। तो पवन ऊर्जा क्या है? आपका एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपने एक बार पवन चक्की लगा दी, वही आपकी क्या है? सफिशियंट है। परंतु पवन ऊर्जा के उपयोग करने की बहुत सी सीमाएं हैं। पहली सीमा यह है कि पवन ऊर्जा फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती हो। यानी कि जहां पे पवन चलती रहती है, हवा जहां चलती रहती है, भाई हवा चलेगी तभी तो आपकी जो पवन की जो चक्की है उसकी पंखड़ियां घूमेंगी, तभी तो उसकी घूमने गति के कारण आपकी विद्युत ऊर्जा बनेगी, टरबाइनों तक पहुंचाई जाएगी आपकी पवन ऊर्जा। और टरबाइन क्या करेगा? उसको यांत्रिक ऊर्जा में डायनमो की मदद से या फिर जनरेटर की मदद से किसमें कन्वर्ट कर देगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर। तो तीव्र पवन चलती हो, ये कंडीशन है पहली। दूसरी है टरबाइन की आवश्यकता चाल को बनाए रखने के लिए। पवन की जो चाल है ना, जो स्पीड है, वो 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इतनी 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तभी आपकी जो पवन चक्कियां हैं वो घूमेंगी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ही संचयक सेलों जैसी कोई पूर्तिकर सुविधा भी होनी चाहिए, जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय किया जा सके जब पवन चक्की ना चलती हो या जब पवन ना चलती हो, याद रखिएगा। ऊर्जा फार्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फोम को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए।
यानी कि आप अगर 1 मेगावाट का आप सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 हेक्टेयर जमीन की कम से कम जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। तो पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की जो आरंभिक लागत है ना, यानी कि स्टार्टिंग में जब लगाते हैं तो वो क्या है, आपकी अधिक है। स्टार्टिंग में जब लगाते हैं तो आपका खर्चा क्या होता है, ज्यादा होता है, लेकिन बार बार फिर ये खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो हमने स्टार्टिंग की लाइन में पढ़ लिया था कि बार बार इसमें खर्चा करने की या खर्च करने की जरूरत नहीं होती, हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। लेकिन जब आप स्टार्ट में खर्च करते हैं ना, तो जो आपकी आरंभिक लागत है स्टार्टिंग में, वो क्या आएगी, आपकी अधिक आएगी। बस इतना याद रखिएगा आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके अतिरिक्त पवन चक्कियों के दृढ़ आधार तथा पंखड़ियों वायुमंडल में खुले होने के कारण अंधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं। अतः उनके लिए उच्च स्तर के रखरखाव की क्या होती है, आपकी आवश्यकता होती है। आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं डेनमार्क को पवनों का देश कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा कि पवनों का देश किसे कहते हैं, डेनमार्क को कहते हैं पवनों का देश। देश की 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क द्वारा विद्युत उत्पन्न करके की जाती है। कितनी, आपकी 25% से भी अधिक विद्युत की पूर्ति पवन चक्कियों के विशाल नेटवर्क के द्वारा उत्पन्न करके की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा आप। जर्मनी भी इस क्षेत्र में अग्रणी है, जबकि भारत का पवन ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में 5वां स्थान है। तो अब आप याद रखिएगा 5वां नहीं है। अगर वर्तमान के बारे में पूछा जाता है तो वर्तमान में आप 4th स्थान पे हैं, और जो जर्मनी है, जर्मनी आपका 3rd स्थान पे है। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको स्पेशली भारत का याद रखना है। भारत कौन से स्थान पे है, आपके 4th नंबर पे है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम पवनों द्वारा विद्युत उत्पादन की अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो अनुमानों के अनुसार लगभग 45,000 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। यह 380 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। याद रखिए कहां पे, तमिलनाडु के कन्याकुमारी के समीप। तो देखिए, यह आपका पार्ट नंबर 2 था।